इजराइल की एग्जिस्टेंस से ही कनेक्टेड है वॉर। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले अभी क्या चल रहा है, उसके बाद एक ब्रीफ बैकग्राउंड, एंड द थर्ड पार्ट विच इज व्हाई एक्चुअली इट हैपेंस, मींस इजराइल वॉर क्यों नहीं हारता है, मींस इज इट जस्ट अबाउट मिलिट्री प्रोनेस या इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, राइट? जिसके तार हम जोड़ेंगे 1923 में जो एक आर्टिकल आया था आयरन वॉल जोबिन्स्की, और आज के जो उनके प्रधानमंत्री हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वो उन्हीं के पॉलिटिकल डिसाइपल कहे जाते हैं। तो यानी कि जो आज इजराइल है उसके तार इजराइल की एग्जिस्टेंस से भी कितने पहले थे। आज हम इस वीडियो को 2023 में बना रहे हैं और जिन पॉइंट्स हम आज कनेक्ट करेंगे वो 1923 में थे। चलिए शुरुआत करते हैं। रीसेंट अपडेट आप सबने सुना होगा, न्यूज में चल रहा है, करीब 5000 रॉकेट जो है गाजा से फायर किए गए हैं टुवर्ड्स इजराइल। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे गाजा क्या है भाई। अभी मैं ब्रीफ बैकग्राउंड में उसको क्लियर कर देता हूं। जरा मैप पर हम आ जाएंगे, बैकग्राउंड जरा सुन लीजिए। जहां पर आज इजराइल है वहां पर एक समय पर पैलेस्टाइन होता था। आप कहेंगे कौन सा समय, यानी कि जब से इजराइल का एग्जिस्टेंस हुआ। 1947-48 वाले साल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में कहा कि भाई यहां पर 2 स्टेट्स बनने चाहिए, 2 राष्ट्र बनने चाहिए, एक पैलेस्टाइन और एक इजराइल। क्या पहली बार ऐसा हुआ था? उस समय ज्यूज वहां पर पहली बार आए थे? नहीं, ज्यूज वर प्रेजेंट इन दिस एरिया फॉर लॉन्ग बैक, बट एट वन पॉइंट दे वर इन माइनॉरिटी। मैं बात करूं 1920 के दशक की, तो उस समय कम संख्या में थे। जो मेजॉरिटी थी वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स थे। लेकिन फिर कहानी बदलती चली गई। कैसे, अभी जानेंगे। अब 2 एरियाज आ गए, यानी कि बीच में इजराइल है। अभी मैप से आपको पता लगेगा, एक तरफ गाजा और एक तरफ वेस्ट बैंक। गाजा में किसने अटैक किया है? गाजा में हमास एक समूह है, उसने अटैक किया है। कई जगह पर आप टेररिस्ट ये शब्द का उपयोग देख रहे होंगे। 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको लेकर एक प्रस्ताव आया था कि हमास को आप ऑफिशियल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कीजिए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, राइट? लेकिन हाँ, जिसने हथियारों का प्रयोग किया है, जिसने अटैक किया है, वो हमास समूह है, जिसको हम आतंकवादी समूह कहते हैं। दे फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स। लेटेस्ट न्यूज ये है, ठीक है, फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर हो गया है। ऑफिशियली वहां के प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया फुल फ्लेज वॉर है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि भाई दे आर इनटू इट, यहां पर एट वॉर हो गए हैं। इनके डिफेंस मिनिस्टर का जरा बयान पढ़ लीजिए। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास ग्रुप कहां पर प्रभुत्व रखता है? गाजा में। इस साइड है वेस्ट बैंक और यहां पर है गाजा, वहां से अटैक हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ी भारी गलती कर दी है आज सुबह इन्होंने, सैटरडे का दिन है, आज ही की हम बात कर रहे हैं, और उन्होंने इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और इजराइल इस वॉर को जीतेगा हमेशा की तरह। बैकग्राउंड क्या है? अब ये जो अभी वॉर डिक्लेयर हुआ है, अल अक्सा फ्लड जो ऑपरेशन हमास कह रहा है, इसका बैकग्राउंड आप 2023 की शुरुआत में देख लीजिए। इजरायली इंटेलिजेंस जो है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार काम करती रहती हैं वेस्ट बैंक और गाजा में ऐसे समूहों को क्रैक करने की जो इजराइल एज अ स्टेट के खिलाफ काम कर रही हूं। बात वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक, वहां पर पता लगा कि कुछ जो ईस्ट जेरूसलेम के पास कई सारे समूह, कई सारे जो शेल्टर्स हैं वो ऐसे हैं जिनके पास पैसा, बॉम्ब मटेरियल, हथियार हो सकते हैं। तो ऐसे में उनको, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया इजरायली फोर्सेस द्वारा। अब हमास को ये पसंद नहीं आया कि भाई पैलेस्टीनी मुस्लिम्स को आप वहां पर परेशान कर रहे हो, लेकिन वहां पर इन्होंने जो इजराइल का कहना है कि हमने कॉन्फिस्केट किया है हैवी आर्मरी, मतलब काफी हथियार बड़ी मात्रा में हमने वेस्ट बैंक में पाए हैं। वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, जहां पर अमूमन गाजा की तुलना में बेटर कंडीशंस कही जाती हैं, कोर्डियल कहा जाता है। इजरायली फोर्सेस, अब ये समझ लीजिए कि जो इजराइल है उसके वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है, तो यहां पर अब 2 अलग अलग समूह अपना प्रभुत्व रखते हैं। गाजा में हमास है जो कि हथियार के सहारे पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स की बात करता है और वो इजराइल को एज अ नेशन स्टेट नहीं मानता। उनका ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल को यहां मैप से ही हम हटा देंगे, यहां पर केवल पैलेस्टाइन ही होगा जो अरब पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स का है। लेकिन वेस्ट बैंक साइड जो हम जिस पार्टी को पावर में देखते हैं, जो पार्टी, जो ग्रुप वहां समूह प्रभुत्व रखता है, वो है पीएलओ रखता आया है, यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले पीएलए। तो एक्चुअली
एक समय था यासिर अराफात के लीडरशिप में, अभी तार यहाँ पर कनेक्ट होंगे, जो वो भी हथियार के थ्रू पैलेस्टीनियंस के हक की बात करते थे, लेकिन ओस्लो अकॉर्ड हुआ था जिसके सहारे यासिर अराफात ने भी मान लिया था कि ठीक है अब शांति के सहारे चलेंगे, क्योंकि कई सारे ग्लोबल लीडर्स ने कहा था वी आर देयर टू हैव पीसफुल एंड सिक्योर एंड प्रॉस्पर पैलेस्टाइन, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के अधिकारों के लिए हम खड़े हैं। यूएस आज भी पैलेस्टाइन को और इजराइल को दोनों को ही एड देता आया है, दोनों को पैसा देता है, समझ रहे हैं ना। इजराइल भी जरूरी है और पैलेस्टीनियंस को दी गई एड भी जरूरी है, राइट। You can connect this in this manner that sometimes having conflict in Middle East was considered beneficial for the US, क्योंकि दुनिया को हेजेमॉन की जरूरत तो तब होगी ना जब कॉन्फ्लिक्ट वहां रहेंगे, तभी तो आप सॉल्व करने के लिए किसी बड़ी ताकत की तरफ देखेंगे। खैर, इजरायली फोर्सेस ने जो यहाँ पर मिलिट्री बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया, मैंने एंगल आपको बताया। अब ब्रीफ हिस्ट्री पर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो एरिया है यहां पर हम देख रहे हैं इजराइल को, ठीक है। अभी आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा और यहां पर जो जॉर्डन है उसका ये वाला पार्ट ब्राउन दिख रहा होगा। ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं उस समय को जब कोशिश की जा रही थी इजिप्ट, जॉर्डन, इधर लेबनान और सीरिया, इन चारों द्वारा कि हम अटैक करते हैं, एनसर्कल करते हैं इजराइल को और इन एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अरब मुस्लिम्स। कम टू द टॉपिक। तो वॉर जब एंड हुआ तब तक जो है इजराइल ने उन एरियाज को वापस कैप्चर कर लिया था और अब इजराइल मतलब समझ गया था कि एग्जिस्टेंस इज ओनली पॉसिबल थ्रू वॉर एंड दे कैन नॉट एक्चुअली लूज एनी वॉर। 1987 की बात है, फर्स्ट इंतिफादा हुआ था। इंतिफादा यानी कि फर्स्ट अपराइजिंग हुई थी 1987 से 1993 तक चली और दूसरी हुई थी 2001 से 2005 तक, जिसमें कि पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स राइज हुए थे अगेंस्ट इजरायली स्टेट। ध्यान रखिएगा, जब मैं इंतिफादा का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि हम केवल हमास की बात नहीं कर रहे, यानी कि सभी वहां पर जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स थे जो अगेंस्ट खड़े, मतलब जो इजरायली स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, तो उसमें काफी बड़ा समूह था अब, राइट, और वो दोनों साइड था। खैर, सेकेंड इंतिफादा एंड होता है और उसके बाद सन 2000 में फिर जो 2001 से स्टार्ट हुआ उसका एक कारण था अल अक्सा मॉस्क। इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोबारा इस साल यही मॉस्क दोबारा चर्चा में आई थी। आरोप लगा था कि इजरायली फोर्सेस ने इस मॉस्क में जाकर क्रिटिकल यू कैन से एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट दोस्त जो लोग वहां पर थे और ऐसे में इसको धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला प्रयास बताया गया है। नाउ व्हाई इजराइल नेवर लॉस्ट, कहानी को कनेक्ट करते हैं 1923 में। इस एरिया में माइनॉरिटीज थी, ज्यूज, और माइनॉरिटीज होने की वजह से ज्यूज का परसिक्यूशन हुआ था। माइनॉरिटी होने की वजह इस वजह से बनी क्योंकि जगह जगह जो रेजिम्स थे दे वर नॉट डेमोक्रेटिक इन नेचर, दे वर नॉट हैविंग स्पेशल राइट्स फॉर ज्यूज। आज हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय से बिल्कुल अलग समय था वो। जब मैं ज्यूज एज अ माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन की बात करता हूं तो शायद आपके दिमाग में केवल एक ही नाम आता है, वो है हिटलर। लेकिन हिटलर केवल एक नाम है। इतिहास में जर्मनी के अलावा भी कई जगह पर ऐसा ही सब्जुगेशन बाय ऑफ इजराइल ऑफ ज्यूज देखा गया था। Jews as a class was found in finance market in some dominant positions in Britain as well as say US. तो diplomatic backing, financial backing थी, but they were not having any state for Jews. तो आप कहेंगे क्या धर्म के नाम पर कोई अलग से देश की जरूरत थी? तो यहां पर एक पर्सपेक्टिव आता है, वो इस वजह से जरूरत बन पड़ी क्योंकि जगह जगह माइनॉरिटी होने की वजह से सब्जुगेशन देखा जा रहा था। और आज जितना आप मजबूती से ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज देखते हैं, वैसा नहीं देखा गया था। इसी समय पर कितने सारे जो जायनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे, जायनिस्ट जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब है कि वो लोग जो बिलीव करते थे इजराइल एज देयर होम स्टेट होना चाहिए, ज्यूज के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से उनके पैगंबर उनको यहां पर लेकर आएंगे जो उनके धर्म का केंद्र है। हम जेरूसलेम की बात कर रहे हैं। जेरूसलेम अपने आप में 3 धर्मों का केंद्र, होली सिटी रहा है। और 3 धर्म कौन से? एक तो ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए और इस्लाम भी हो गया। तो इसी वजह से जेरूसलेम पर भी यहां पर रसाकशी चलती ही रहती है। तो अब जब ये इजराइल बना था तो इजराइल का जेनेसिस ही 1948 के वॉर से कहा जाता है।
ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग में इजराइल के लीडर्स ने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े एरिया में केवल इजराइल स्टेट बनेगा। कारण क्योंकि इनिशियल आइडिया इवन द फोर्सेस ऑफ यूके एंड यूएसए वाज दैट दिस एरिया इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू टू one would be reserved for Palestinians and other would be reserved for Israel. And when they were doing so, it was not like कि बाकी जगह से पैलेस्टीन मुस्लिम्स को हटा दिया जाएगा और बाकी जगह से ज्यूज को हटाकर इजराइल में रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी भी इजराइल में ये मत समझिएगा कि केवल ज्यूज ही रहते हैं, इजराइल में अदर धर्म के लोग भी रहते हैं, इवन पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स भी रहते हैं। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर यह था कि अगर इजराइल हारता है तो ऐसे में अदर मेंबर जो हैं अरब स्टेट्स हैं, दे वर नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो टू डिसमेंटल इजराइल एज अ स्टेट। बट अगर अदर नेशंस हार जाते हैं तो यह भी बहुत क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि इजराइल उनमें कुछ मेजर चेंज ला देगा। अब जरा 1923 के इस आर्टिकल पर चलते हैं, आयरन वॉल पर। जीव जबोंस्की, इनका यह आइडिया था। इन्होंने कहा कि देखो, स्मॉल एम्बेटेड माइनॉरिटी हैं ज्यूज, तो एक ही तरीका है अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने का, वो है अपने आप को वहां पर इमिग्रेट करो, ज्यादा संख्या में ज्यूज वहां पर आए दुनिया भर से, फाइनेंशियली मजबूत करो, मिलिट्रीली मजबूत हो जाओ और साथ में एक आयरन वॉल बना दो। जब मैं आयरन वॉल डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूं जिसका सोर्स आज की इजराइल की स्ट्रेंथ है, तो ये मत समझिएगा कोई लिटरल में कोई आयरन की वॉल बना दी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका ये मानना था कि when he's saying iron wall, it is like a forward strategy in defense to demoralize your enemy psychologically, so that your enemy won't think of penetrating your defense, right? जब जबंस्की ये बात कर रहे थे तो उसी समय पर इस एरिया में जहां पर आज इजराइल है, तो वहां पर ऑलरेडी ज्यूज कम्युनिटी थी। तो ज्यूज कम्युनिटी का कहना था, अरे नहीं यार जबंस्की, क्या बात कर रहे हो तुम, हम यहां पर रहते हैं और इस तरफ सारे अरब नेशंस हैं, मुस्लिम नेशंस हैं, इनसे कौन भिड़ेगा, कैसे ऐसे पीसफुल हम रह सकते हैं अगर हम ये मानेंगे कि हम डिमोरलाइजिंग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं रह पाएंगे। सो बेटर इज कि अगर ज्यूज के पास दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में ज्यूज आर फाइन, फाइनेंस में ज्यूज आर देयर, बिजनेस में ज्यूज आर देयर, सो दे कैन एक्चुअली डू फंडिंग टू मॉडर्नाइज दिस एरिया and they can cooperate for prosperity of Arab state। यानी कि हम बेहतर नेबरहुड बनाएंगे। इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ, इन सब के साथ साझा करेंगे अपनी तकनीकों को। जब हम इनके फायदे के होंगे तो जिससे आपको फायदा होता है उसके आप दोस्त बनते हो कि नहीं बनते हो? आप कहेंगे सर रिलेशंस का ये लॉजिक है, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है सर। यानी कि फिर फायदे के लिए तो सब इनके साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन रखेंगे। जेबोंस्की ने कहा कि आप लोग बच्चे हो दिमाग से, आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो ज्यूज को चाहिए और जो अरब्स को चाहिए वो बिल्कुल अपोजिट है। ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम थ्योरी में ये कहता है कि अगर आपका कुछ फायदा हो जाए और आपके अपोनेंट के लिए वो पूरी तरह नुकसान माना जाए, तो आप में और आपके ओपोनेंट में कितना ही आप साझे वाली बात कर लो, लेकिन वहां पर दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे में जेबोंस्की ने कहा कि बचकानी बात को छोड़ो, अगर तुम ये जो बातें बता रहे हो कोऑपरेशन, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी की, अरब्स को बिल्कुल रास नहीं आएगी, ये बच्चों वाली बात है, आप तो इंसल्ट कर रहे हो अरब्स की एक तरीके से। दे वुड नेवर बार्टर, वो कभी शेयर नहीं करेंगे। कारण यहां पर जेबोंस्की का कहना है कि भाई हकीकत पहचानो, वहां पर आप ज्यूइश स्टेट बना रहे हो, वो क्यों चाहेंगे ज्यूज को वहां पर स्टैब्लिश करना और पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के हक को साइड करना? तो मॉडर्न रेल रोड और ब्रेड के चक्कर में तुम नहीं बहका सकते उनको, सीधी बात है, राइट? तो उन्होंने कहा सोल्यूशन क्या? उन्होंने कहा सोल्यूशन यही है, आपको तब तक रेजिस्ट करना पड़ेगा इन अरब फोर्सेस को जब तक कि वो खुद इस बात को ना समझ जाएं इजराइल इज अ रियलिटी एंड दैट रियलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। देयर इज ओनली वन थिंग ज़ायनिस्ट वांट, ज़ायनिस्ट यानी कि वो इजराइल जो बनाना चाहते हैं कि भाई इजराइल बने, और अरब एग्जैक्टली यही नहीं चाहते, राइट? तो इफ ज्यूज वांटेड टू रिमेन, तो अल्टीमेटली उन्हें इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम जहां पर होम स्टेट बना रहे हो वहीं पर बना सकते हो, जेरूसलेम वहां पर है, और अभी वहां पर आपको फोर्सेस लाइक यूएसए एंड ब्रिटेन वो फोर्स सपोर्ट भी करेंगी, बट यहां पर तुम्हें अपने आप को मिलिट्रली मजबूत करना पड़ेगा। जेलेंस्की ने देख लिया था कि अरब जो हैं इतने ज़्यादा संख्या में हैं
कि एक किसी वॉर में आप उनको नहीं हरा सकते, दैट्स अ फैक्ट। किसी एक बैटल में हराकर तुम मानो कि अब जो है हम सिक्योर हो गए, नहीं होने वाला। जेलेंस्की प्रेडिक्शन कब कर रहे थे? 1923 में कर रहे थे। इजराइल बना कब? 1948 में जाके बना है। देख रहे कितने पहले, मतलब ही वाज रिगार्डेड एज विजनरी इजराइल, विजनरी ज्यूज लीडर या ज़ायनिस्ट लीडर। तो उन्होंने कहा ये हकीकत है, आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि आपको कंटिन्यूस वॉर करने पड़ेंगे। और अगर आपको पता है कि आपको कंटिन्यूस वॉर करने ही करने हैं, आपका एग्जिस्टेंस इस पे टिका हुआ है, तो आपका वॉरफेयर, आपकी इंटेलिजेंस, एवरीथिंग विच इट नीड्स टू बी अलाइन्ड विद दिस रियलिटी। तो आयरन वॉल ऑफ सेल्फ डिफेंस आपको चाहिए। आप पास इतनी ताकत होनी चाहिए दूसरे की तुलना में कि दूसरा हमला करने से पहले 10 बार सोचे। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ डिटरेंस। डिटर होना चाहिए खतरा आपके सामने से। और उसके लिए उन्होंने तरीके भी बताए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो दुनिया भर में ज्यूज है, वहां पर परसिक्यूशन करा रहे हैं, अपना परसिक्यूशन हो रहा है एक तरीके से। तो इससे बेहतर है कि इस कॉज को सपोर्ट करें, वहां से अपना प्रॉपर्टी, पैसा यहां पर लाएं, इमिग्रेट करें, मेटेरियल प्रोग्रेस करें इस एरिया का। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाएं जिससे कि आप मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से चल सको, और विलिंगनेस रखें लड़ने की, क्योंकि आपको एग्जिस्ट करना है तो लड़ना होगा। सपने को छोड़ दीजिए कि शांति में कहीं इजराइल स्थापित हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, राइट? तो अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट एन आयरन वॉल विच कैन नॉट बी ब्रीच्ड। तो आयरन वॉल क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, कोई एक दीवार नहीं है। वो कहते हैं ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री है जो आप अपने पास रखोगे कि भाई कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। क्योंकि अगर इजराइल हारा तो उसका मतलब है नेस्तनाबूद हो जाना, सीधी बात है। जेलेंस्की ये बात क्लियरली कह रहे थे, क्योंकि पास के इतने सारे अरब नेशंस चाहेंगे ही नहीं कि तुम एग्जिस्ट भी करो वहां पर। उनका हराने का मतलब वो नहीं होगा जो इससे पहले तुमने वर्ल्ड वॉर में देखा था कि अच्छा हारने वाली ताकत पर हम कुछ हर्जाना लगा देते हैं कि चलो ये पैसा हमें दे दो, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जर्मनी के साथ हो गया। जेलेंस्की ने कहा ये नहीं होने वाला। 1914 1918 में जो चल रहा था वर्ल्ड वॉर में, उसको देखकर ये मत समझना कि ऐसा यहां पर होगा फ्यूचर में, ये नहीं होगा। वो तुम्हें खत्म करेंगे। इजराइल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो भी तुम स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे, एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट। सो यू डोंट हैव एनी चॉइस, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, राइट? उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स चाहिएंगे जो इस रियलिटी को अमलीजामा पहचान बना सकें, इजराइल को इतना मजबूत बना सकें। और ग्रेजुअली जब आस पड़ोस के जो देश हैं, अरब स्टेट, वो समझ जाएंगे कि इजराइल को हराया नहीं जा सकता भाई, तो उसके बाद फिर उनके पास क्या चॉइस रहेगी? मॉडरेशन की। तो उसके बाद जो जैविश स्टेट इजराइल बनेगा तो उसमें भी मॉडरेट लीडर्स आएंगे। अब कितने लोगों का ये कहना है कि जो ये 1923 में उन्होंने अपने एस्से में, आर्टिकल में जो भविष्यवाणी की थी, वाकई ऐसा ही चल रहा है इजराइल में। हालांकि इजराइल के जो फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर बेन गुरियन। तो डेविड बेन गुरियन का तो मानना था कि नहीं नहीं, मैं आश्वस्त नहीं हूं। जेलेंस्की कैसी बात कर रहे हैं, नेगेटिव आदमी है यार। कह रहे हैं कि हथियार, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रखो, दूसरे को प्रूव होता रहना चाहिए कि वो तुम्हें नहीं हरा सकता। टू मच फोकस ऑन डिफेंस, टू मच फोकस ऑन दिस थिंग। हाउ वी कैन फोकस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बेटरमेंट बाय हैविंग टू मच फोकस ऑन डिफेंस? हथियारों पर ज्यादा फोकस करने से कौन से देश में शांति समृद्धि आती है? ये आइडिया था जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री का था, पहले प्रधानमंत्री थे, तो वो तो क्रिटिसाइज कर रहे थे। 1947 में, अब देखिए 23 में जो प्रेडिक्शन थी उसका विरोध कर रहे थे इजराइल के पहले प्रधानमंत्री। जब 1947-48 वाला साल आया, यूएन ने भी कहा कि चलो भाई 2 स्टेट बना लेते हैं, जब इतने सारे यहां पर ज्यूज हो ही गए हैं, इतने पिछले 2-3 दशकों में हमने देखा ही है, तो चलो 2 स्टेट बना लेते हैं। अब अरब वर्ल्ड खड़ा हो गया, अरब वर्ल्ड ने ऐसे कैसे बना दोगे, ऐसे कैसे हिम्मत हो गई? तो अब आंखें खुलती है इजराइल के पहले प्रधानमंत्री की। अब उनको लगता है जिसको मैं विरोध कर रहा था इतने समय से, मैं गलत विरोध कर रहा था, राइट? जेलेंस्की ने जो प्रेडिक्ट किया था कि अरब्स जो हैं रिफ्यूज कर देंगे इजराइल को एक्सेप्ट करना, ऐसा ही हुआ। तो बेन गुरियन ने फिर एक्सेप्ट किया कि भाई भले ही पॉलिटिकली मैं इनके आइडियाज को नहीं मानता था, बट नाउ आई एक्सेप्ट हिम एज करेक्ट, वो सही थे। 1953 में बेन गुरियन ने एसेंशियली इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया और मान लिया कि एग्जिस्टेंशियल वॉर जो इजराइल को लड़ना है वो सीरीज ऑफ बैटल्स होंगे।
कई सारे स्मॉल वॉर्स होंगे जो कितने ही सालों तक चलेंगे। आपको नहीं लगता कि 1923 की बात आज भी सिद्ध है? जो आज शनिवार के दिन 5000 जो रॉकेट्स लॉन्च किए गए टुवर्ड्स इजराइल, वो एक्चुअली क्या है? वो यही शो कर रहा है कि कितने सारे स्मॉल वॉर्स होंगे ही होंगे, राइट? और अल्टीमेटली आपको फोकस किस पे करना होगा? टेक्नोलॉजी पर, ह्यूमन रिसोर्सेज पर, मिलिट्री एक्सपीरियंस पर, टू सेफगार्ड योर नेशन, नॉट इवन नेशनल इंटरेस्ट, राइट? 6 डे वॉर हुआ था 1967 का, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, बट दे कुड नॉट ब्रेक इनटू दिस आयरन वॉल। तो क्योंकि डिफेंस पर इतना ज्यादा फोकस कर दिया। कैसे कर दिया? अभी मैं एक एक फैक्ट पे भी जाने वाला हूं, मैं आपको इनके डिफेंस एंड स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। बट द पॉइंट इज, जॉर्डन ने फिर विड्रू कर लिया परमानेंटली, कहा कि भाई इजराइल, हम तुम्हारे साथ आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। इजिप्ट नहीं माना था, सीरिया नहीं माना था, ट्राइड अगेन, सरप्राइज अटैक, देन दे लॉस्ट देयर टेरिटरी। जैसे कि इजिप्ट का तो सिनाई पेनिनसुला चला गया था, फिर इजिप्ट यूएस के पास गया कि यार मेरा सिनाई पेनिनसुला ले लिया, पूरा पार्ट इजराइल ने वापस दिला दो। कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ, कहा कि चलो वापस दिलाते हैं, वापस हो गया। तो कहने का मतलब है कि इजराइल डिड नॉट क्रम्बल, और इस वजह से इजिप्ट ने भी मान लिया कि ठीक है भाई, तुम बने रहो, हम बने रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि वो जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया था कि भाई पहले तुम्हें मजबूत होना होगा, तभी पहले वो तुम पर अटैक करेंगे, फिर तुम काउंटर अटैक करोगे, उनको हराओगे, फिर दोबारा अटैक करेंगे, फिर तुम उनको हराओगे, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, देन दे विल हैव मॉडरेट पॉलिसी टुवर्ड्स यू। Power shakes hand with power in this world. International politics is a cutthroat competition, and here only power gets the respect. तो इसी वजह से इजराइल अगर पावरफुल है तो इजिप्ट ने माना कि भाई हमारी टेरिटरी दे दो, हम शांति से बने रहेंगे। That is what happened, right? इसके बाद देखिए यहां पर अनवर सदात इजिप्शियन प्रेसिडेंट आए और जेरूसलेम साइन कर रहे हैं डील, फिर जॉर्डन के किंग आए, वो डील साइन कर रहे हैं। तो यानी कि वो मॉडरेशन वाला फेज धीरे धीरे आएगा, पड़ोसी मानने लग जाएंगे तुम्हें और स्टेबिलिटी आएगी, वैसा ही कुछ देख रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जो खुद इस आयरन वॉल डॉक्ट्रिन को सपोर्ट करते हैं और जेलेंस्की को अपना गुरु मानते हैं एक तरीके से, उन्होंने कहा कि एसेंशियल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हमें मानकर चलनी पड़ेगी और हमें इसको लगातार स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब जरा इसके एक एक लेयर को हम समझते हैं। सबसे पहली लेयर है आयरन डोम। अब जो आयरन वॉल है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कितनी सारी चीजें आती हैं, राइट? मेटेरियल वेलबींग, इमिग्रेशन, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सो मच, राइट? डिफेंस एटसेट्रा। अब इसमें आयरन डोम क्या है? ये एयर डिफेंस प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि जैसे गाजा है, गाजा से ये शॉर्ट रेंज रॉकेट आए, जैसे 5000 रॉकेट आए। जैसे ही मैंने बोला कि 5000 रॉकेट ऑफिशियल डेटा है, तो उसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि सबके सब इजराइल के अंदर आ गए और इजराइल को नुकसान पहुंचा दिया, नहीं। क्योंकि इजराइल के पास जो आयरन डोम है ये पहले से डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद यहां पर काउंटर में मिसाइल जाती है, और ये मिसाइल इवन स्ट्रेटोस्फेयर तक, अगर कोई वहां से एम्यूनिशन इजराइल की तरफ आ रहा है, उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसी वजह से आप सोचिए 5000 के आसपास रॉकेट इस वजह से दागेंगे क्योंकि पता है कि 90% तो यहीं पर तबाह हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो डिफेंस होगा, फिर कुछ उसमें तबाह हो जाएंगे, और कुछ जो है वो वाकई इजराइल में नुकसान पहुंचाएंगे, राइट? इस वजह से इतनी बड़ी संख्या यहां पर दी गई। तो इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये इंटरसेप्ट कर देता है, राइट? दिस इज वन फीचर, 90% आपको बता दिया है पर। तो एनिमी रॉकेट फायर्ड, ये रडार सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है, कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेशन रखता है, और यहां पर लॉन्च हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। यहां पर ये MIM 104 पैट्रियट सिस्टम और डेविड स्लिंग मिसाइल्स हैं, इन दोनों का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सेकंड है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, वो ग्राउंड पर भी ऑपरेशंस करते रहते हैं जिससे कि हमास इतनी ताकतवर ना हो। यानी कि हमास पर सप्लाई, जो गाजा स्ट्रिप में जो अब देखिए हमास ने अटैक किया, अब होगा क्या कि कितनी जगह पर जो सप्लाईज हैं, जो एसेंशियल सप्लाईज भी गाजा एरिया में आम आदमियों को जा रही थी, वो भी रोक दी जाएंगी। तो ऐसे में क्राइसिस आ जाता है। प्लस इसका जैसे अभी जो डिक्लेरेशन आपने देखा होगा आज, वो डिक्लेरेशन किया गया है कि खुद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के लिए लोगों को कहा है कि आप अपने घरों में रहें, और आपके घर के पास जो बॉम्ब एक तरीके से बंकर बना रखे हैं, खुद उन्होंने बना रखे हैं, जो गाजा में हमास रूल कर रही है, तो लोगों को खुद कहा गया कि आप भाई उसमें जाके छुप जाइए अपने आसपास जो आपने बना रखे हैं। कारण क्योंकि हमारी तरफ से काउंटर अटैक होगा, और हमारा काउंटर अटैक सिविलियंस ना होकर हमास जो टेररिस्ट जहां पर हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से जियो स्पेशल जो उनका नेविगेशन सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, वहां पर अटैक करेंगे। लेकिन आम आदमी हम पर ना हो, तो आप आराम से घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिएगा।
तो यहाँ पर इनकी डिफेंस फोर्सेस है ये सब यहाँ पर अब कोऑर्डिनेशन करती है। तो दिस इज द सेकंड लेयर, ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेशन। प्लस जो आपको बताया था कि वो वेस्ट बैंक में काउंटर करती है, ऑपरेशंस करती है, सीजर करती है। यहाँ पर साथ में हिजबुल्लाह, जो लेबनान का ये आतंकवादी समूह है जिसको कहा जाता है सपोर्ट मिलता है ईरान से, प्लस सीरिया में जो बशर अल असद का रजीम है वो भी यहाँ पर हमास को सपोर्ट करता है। तो इन दोनों को भी मैनेज करने का काम इजरायली डिफेंस फोर्सेस करती हैं। तो अभी जो आयरन वॉल जेबुल्स्की ने उस समय कहा था, आज प्रैक्टिकली वो कैसे काम करता है इजराइल में, उसके एक कंपोनेंट है। यानी कि इजराइल लगातार अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने पर काम करता है। आप कहेंगे मिलिट्री पावर को बढ़ाने पर काम करता है, हर कोई करता है, मतलब क्या हुआ? ऐसे समझ लीजिए कि अपने कुल बजट का 18% पैसा वो डिफेंस पर ही खर्च करता है। एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को मैनेज करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अपग्रेडेशंस में, राइट। एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अभी मैं आपको शो करूंगा 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट विद मॉडर्न फैसिलिटीज, टॉप नॉच F-16, F-15। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में बताया आपको, डिफेंस बजट अभी एग्जांपल दिया, मिलिट्री पॉलिसीज अभी हमने डिस्कस की, आगे भी आएंगे, और एजुकेशन। मिलिट्री पावर देखिए एक चीज क्लियर है कि आयरन वॉल में, आप आयरन वॉल ये मत समझिए इतने ज्यादा आपके पास लोग होंगे वो आपकी आयरन वॉल होगा। इजराइल को इट वॉज क्वाइट क्लियर कि 1,70,000 के आसपास की फोर्सेस हैं। मिडिल ईस्टर्न जो पावर जिसके खिलाफ हम लड़ते हैं उनके पास हमसे कहीं ज्यादा फोर्सेस हैं, कहीं ज्यादा लोग हैं, लेकिन तब भी हरा नहीं पाएंगे। कारण टेक्नोलॉजी, एम्यूनिशन, मिलिट्री फायर पावर को इतना ह्यूज कर दिया इजराइल ने कि लोगों की संख्या कम भी है तो भी दुश्मन पर भारी है। यहां पर एग्जांपल देते हैं, जैसे इस टैंक का मेराकावा मार्क 4, इसमें कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इसके ऊपर की जो गन है, जिस यहां पर टरेट हम इसको बोलते हैं, तो अनपैरेलल्ड एक्यूरेसी है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल लगाया गया है वो मतलब सिग्निफिकेंट हीट के बाद भी बेंड नहीं होता, तो टारगेट जो सिलेक्शन है और जो टारगेट एग्जीक्यूशन है वो शार्प होता है। साथ में यहां पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि इस टैंक को अगर कोई एंटी टैंक मिसाइल अटैक करने आती है तो पहले से इसका रडार कैच कर लेता है कि दिस इज वेयर फ्रॉम अटैक इज कमिंग फ्रॉम, एंड देन दे ऑटोमेटिकली वहां पर वो एक काउंटर अटैक हो जाता है। तो हाई पेनिट्रेशन है, हैवियर मिसाइल्स एडवांटेज रहता है एनिमी के ऊपर, ठीक है। 580 डिफरेंट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट है। F-16 का लाइन इनके पास है, F-16 360 के आसपास F-16 है, बाकी ये सब डिफरेंट वेरिएशन, F-16, F-15, F-35, ये सब इनके पास है। F-15 राइट, 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, एयर टू एयर मिसाइल में टॉप नॉच मिसाइल्स। F-35 से जो कि स्टील्थ कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि अगर वेस्ट बैंक गाजा की तरफ को होकर भी आ गए तो भी नहीं पता लगेगा। 160 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रखता है, मतलब अटैक कर सकता है। 120 के आसपास हेलीकॉप्टर, 15 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, 23 स्पेशल मिशन एयरप्लेन्स। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस एंड जो डिफेंस है, वेपनरी, दे हैव द टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट। डिफेंस बजट आपको मैंने बताया $22 बिलियन 2020 का डेटा बताता है, 12% ऑफ टोटल बजट। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इजराइल से पूछा जाए कि भाई आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं, तो इजराइल कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, नो कमेंट्स। तो यानी कि ऑफिशियली जैसे हमने तो न्यूक्लियर टेस्ट किया और इंडिया ने बताया हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम न्यूक्लियर डिटरेंस रखते हैं, बट इजराइल कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, नो कमेंट्स। ना तो हाँ करते हैं ना करते हैं। आपको ही लगता ना हाँ करना ना करना अपने आप में एक साउंड स्ट्रेटेजी है, यानी कि अपने आप में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। दूसरे को पता ही नहीं है कि नहीं है, और अगर आप बताओ ना तो दूसरा सोचेगा यार जरूर होगी। जब डिफेंस पर इतना कुछ खर्च कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, वो भी ऐसे स्टेट के पास जो हमेशा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में वॉर को लड़ता है। समझ रहे हैं? तो ये भी स्ट्रेटेजी है कि बताओ ही मत कि तुम क्या क्या रखते हो। तुम बता दोगे कि ये हमने किया है तो उस पर एनालिसिस एक्सपर्ट्स कर लेंगे, अच्छा तो लगभग इतने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, लगभग इतने वेपन्स होंगे, तो दूसरा मैच करने की कोशिश करेगा, राइट। और अगर नहीं बताओगे तो क्या ही मैच करेगा, हमेशा डर में रहेगा। खैर, मिलिट्री पॉलिसीज, 18 साल से आप ऊपर हैं तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। करना चाहते हैं देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप किसी और करियर को परस्यू करते हैं, कितने सारे लोग करते हैं, तो आप कर सकते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड अंडर रिजर्व कैटेगरी। तो यानी कि रिजर्व फोर्सेज में माने जाओगे, जब देश को जरूरत पड़ेगी तो यू विल बी बाउंड टू सर्व। तो एक चीज ये है कि स्टार्टिंग से ही फ्रॉम देयर यंगर एज दे आर ट्रेन्ड
in discipline, they are trained, indoctrinated with this thought process that you have to fight for your nation, your motherland, this is your primary purpose. तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो नेशनलिज्म की भावना है और जो उसके साथ स्किल सेट है वो पहले से ही डेवलप्ड है आयरन वॉल स्ट्रेटजी के लिए, राइट? तो ये इंडोक्ट्रिनेशन उनका पहले से ही रहता है। इजराइल्स को इट इज क्वाइट क्लियर, उनकी ट्रेनिंग में बता दिया जाता है कि विक्ट्री के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। सो यू हैव टू यूज ऑल पॉसिबल वेज ओनली फॉर दिस वेरी पर्पज दैट यू हैव टू विन, और कोई चॉइस नहीं है। एजुकेशन में 97% उनके पास एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट है, राइट? दैट इज अमंग द हाईएस्ट। तो अगर हाईएस्ट रहता है तो जाहिर सी बात है वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डिफरेंट एरियाज में काम कर सकता है। इजराइल को केवल डिफेंस में ही मत मानिएगा, इवन मेडिकल के फील्ड में भी इजराइल R&D इज अमंग द टॉप मोस्ट। जैसे कि अगर मैं कैंसर के फील्ड की बात करूं तो वहाँ पर इजराइल के जो रिसर्च सेंटर्स हैं दे आर अमंग द टॉप रिसर्च सेंटर्स। अमेरिका की बैकिंग है, अमेरिका ने हमेशा से बैकिंग करी है इजराइल को, कारण अमेरिका को पता है कि मिडिल ईस्ट से अगर कोई भी थ्रेट मेरे पास आया तो यूएस की सोयल पर पहुंचे इससे पहले इजराइल उसको हैंडल कर ले। इजराइल को चाहिए उसके लिए पैसा, राइट? मिलिट्री मेजर यू कैन से जो रिसर्च हुई है उनकी वो उनके साथ शेयर की जाए, तो ऐसा एग्जैक्टली वो करते हैं। $3.2 बिलियन के आसपास उन्होंने 2020 की मैं बात कर रहा हूं जो वेपन्स इजराइल को दिए, 3.2 बिलियन। $19 मिलियन के आसपास एड उन्होंने पैलेस्टाइन को दी, लेकिन पैलेस्टाइन की जो एड होती है वो कंडीशनल होती है। पिछले कुछ समय में वो एड कम हुई है। यूएस का कहना है कि हमने जो कंडीशंस कही थी इन्हें मॉडर्नाइज करने की, ट्रांसपेरेंसी करने की, वो उन्होंने की नहीं, तो इस वजह से एड कम हो गई है। यूएस ने एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ कि मिलिट्री मतलब कहने का मतलब है कि दे आर कमिटेड टू मेक इजराइल मिलिट्री एज बेस्ट इन दिस सब रीजन, और इनके पास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी कि यूएस और इजराइल दोनों स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस रखते हैं, यानी कि दोनों की सुरक्षा एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? तो कितने सारे बेनिफिट हैं। इजराइल अगर वहाँ पर है तो ईरान, ऊपर लेबनान में हिजबुल्ला, इन सारे जो आतंकवादी समूह हैं इनको काउंटर करने का काम यूएस के बिहाफ पर इजराइल करता है, राइट? तो कंक्लूजन के तौर पर हम जान सकते हैं कि इजराइल की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है इसमें मिलिट्री पॉलिसीज, वेपन, ऑर्गेनाइजेशन, कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ यूएस, इनका आइडियोलॉजी, इनकी जो हिस्ट्री है दैट fighting for their motherland is connected to their existence, that's not an option for Israeli population. लगातार ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन इन their soldier, these are the reasons why जैसे कि इजरायली लीडर का कहना है they are invincible, यानी कि हराया नहीं जा सकता, राइट? तो वैसे तो ये फैक्ट इस वजह से भी यूज़ किया जाता है क्योंकि मोरल साइकोलॉजिकल मोरल अपग्रेडेशन रखना है सोल्जर्स का, प्लस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल करना है। खैर अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इजराइल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड डू यू सी कन्वर्जेंस इन इंडिया इजराइल इन दीज एस्पेक्ट्स, यानी कि उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है और क्या आप देखते हैं कि हाँ इंडिया और इजराइल दोनों एक दूसरे के लिए कहीं काम आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सेक्टर। तो वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस एज वेल। तो चलिए आई थिंक आपको क्लियर हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, जय हिंद। आपके क्या व्यूज़ हैं आप नीचे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।